नमस्ते छात्रों। आज हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म और क्रिया का अभ्यास करेंगे। आपको पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठना है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। निम्नलिखित शब्दों के जोड़ पढ़िए। बल का समानार्थी शब्द है शक्ति। अवसर, मौका। करिश्मा, चमत्कार। सॉल्ट, नमक। ऊपर दिए गए शब्दों का प्रत्येक जोड़ समान अर्थ देता है। ये शब्द चाहे एक ही भाषा के हो या अलग अलग भाषाओं के, पर इनका अर्थ एक ही होता है। ऐसे शब्द पर्यायवाची समानार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब ही समानार्थी शब्द है। नीचे कुछ ऐसे ही पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द, मैं यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का वाचन करती हूँ। मैं यहाँ पे वाचन जब भी करती हूँ तभी आपको आपके नोटबुक में पर्यायवाची शब्द लिखकर लेने हैं। अंधेरा, अंधकार। अमीर, धनवान। आग, अग्नि। आश्चर्य, अचरज। इंद्र, सुरेश। कृष्ण, गोपाल। कुल, परिवार। गणेश, गणपति। उपवन, बगीचा। ईश्वर, परमात्मा। किनारा, तट। ख्याल, विचार। गहना, आभूषण। घर, सदन। जगत, संसार। झंडा, ध्वज। गंगा, भागीरथी। गाय, धेनु। चांद, चंद्रमा। जरूरत, आवश्यकता। दर्द, पीड़ा। देह, शरीर। नींद, निद्रा। पर्वत, गिरी। आपको ये जो पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द है, शब्द संपदा में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सभी पर्यायवाची शब्द ध्यान में रखने हैं। सभी पर्यायवाची शब्द आपको नोटबुक में लिख कर लेने हैं। उसके आगे हम देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द। नीचे शब्द दिए हैं। मैं नीचे दिए गए शब्द का वाचन करती हूँ। ऊपर, नीचे। सुख, दुख। उचित, अनुचित। महंगा, सस्ता। गरीब, अमीर। बच्चा, बूढ़ा। निर्दोष, दोषी। सम्मान, अपमान। ये सभी विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द है। ऊपर लिखी गई जोड़ियों को ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि प्रत्येक जोड़ी के शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन है, जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं उन्हें विलोम या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। विलोम शब्द के दो प्रकार होते हैं, जो मूल रूप से विलोम होते हैं, और दूसरा जो प्रकार है जो उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं। दोनों प्रकार के शब्द नीचे दिए गए हैं। नीचे दोनों प्रकार के विलोम शब्द दिए गए हैं, मूल शब्द और विलोम शब्द।
आपको लिख कर लेना है। मैं वाचन करती हूँ। अंधेरा, उजाला। अच्छा का विलोम शब्द है बुरा। अपना, पराया। अमृत, विष। असली, नकली। आकाश, पाताल। आज, कल। आधा, पूरा। आशा, निराशा। आय, व्यय। गरम, ठंडा। गुण, दोष। छोटा, बड़ा। जवाब, सवाल। जागना, सोना। जीवन, मरण। दिन, रात। दूर, पास। दोस्त, दुश्मन। नफरत, प्यार। ये सभी विलोम शब्द है। आपको अपनी नोटबुक में लिख कर लेना है। आगे का जो प्रकार है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब कभी अपनी बातों को संक्षिप्त में समझना हो तो हम शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है, जो संभव न हो तो उसे क्या कहा जाता है? असंभव। नीचे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। आपको लिख कर लेने हैं। मैं वाचन करती हूँ। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। जिसे रोका न जा सके, अदम्य। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसका कभी अंत न हो, अनंत। जिसका कोई न हो, अनाथ। जो दूसरों की निंदा करे, निंदक। जिसने अपराध न किया हो, निरपराध। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। जिसको किसी का भय न हो, निर्भय। जिसमें दया न हो, निर्दय। तो यहाँ पे आपको जब कभी अपनी बात को संक्षेप में समझना हो तो हम शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था, जो संभव न हो, असंभव। तो उसी तरह ये जो अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द दिए गए हैं, उससे आपको नोटबुक में लिखकर लेना है। आगे भी और शब्द है। जिसका अपमान हुआ हो, अपमानित। जो कभी न मरे, अमर। जिसका मूल्य न आका जा सके, अमूल्य। जो संभव न हो, असंभव। जिसकी सीमा न हो, असीम। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। जो ईश्वर को माने, आस्तिक। जो ऊंचे कुल में जन्मा हो, कुलीन। जिसमें बल की कमी हो, निर्बल। जिसे लज्जा न हो, निर्लज्ज। जिसमें कोई दोष न हो, निर्दोष। जिसके कोई संतान न हो, निसंतान। जिसमें कपट न हो, निष्कपट। जिसमें रस न हो, नीरस। विदेश में प्रवास करने वाला, प्रवासी। जो दूसरों की प्रशंसा करे, प्रशंसक। उसके आगे का प्रकार है
शब्द युग्म। बहुत से बच्चों को शब्द युग्म का प्रकार पता ही नहीं होता है और जो परिच्छेद दिया जाता है, परिच्छेद में से आपको शब्द युग्म ढूंढकर लिखना होता है तो आपको कठिन होता है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़ के रूप में किया जाता है। ऐसा करते समय उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाना पीना, लेना देना, साथ साथ आदि। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है, जब दो शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। पर्याय युग्म, पर्याय युग्म में जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है, जैसे शादी ब्याह, तो यहाँ पे दोनों का अर्थ एक सा है। शादी ब्याह, हंसी खुशी, सूझबूझ, पूजा पाठ, टूटा फूटा, सीधा साधा, कथा वार्ता, जान पहचान, घूमना फिरना, कूड़ा कचरा। तो यहाँ पे दोनों शब्द का अर्थ एक जैसा ही होता है। दूसरा जो प्रकार है विलोम युग्म। विलोम युग्म में जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, लड़का लड़की, इधर उधर, जीवन मरण, बच्चे बूढ़े, सुख दुख। तो यहाँ पे दोनों शब्द एक दूसरे से क्या होते हैं, विरोधी शब्द होते हैं। तीसरा प्रकार है पुनरुक्त युग्म। जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है, एक ही शब्द है यहाँ पे दो बार लिखा गया है। ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या, वन वन, घर घर, गांव गांव, पल पल, बच्चा बच्चा। तो एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है। चौथा प्रकार है सार्थक निरर्थक युग्म। ऐसे युग्म में पहला शब्द सार्थक होता है, मतलब सही होता है, और दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। लूट पाट, तो पाट शब्द का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। जात पात, पूछ ताछ, पानी वानी, अता पता, मिठाई विठाई, कागज वागज, पैसा वैसा। तो इस तरह ये सभी शब्द शब्द युग्म शब्द है। आगे हम सीखेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया, जो कि मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। इस प्रकार की क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे कि सोना सोनिया दवाई खा रही है। तो यहाँ पे सोनिया का क्या खा रही है, तो दवाई। तो खा मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया क्या है, रही है। सहायक क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है। उसी तरह दूसरे उदाहरण में हर्ष पिताजी बुला रहे हैं। तो यहाँ पे बुला क्या है, मुख्य क्रिया है। लेकिन यदि हम हर्ष पिताजी बुला, तो यहाँ पे वाक्य को कुछ अर्थ नहीं हो रहा है, इसीलिए सहायक क्रिया के कारण वाक्य को अर्थ प्राप्त होता है। तो हर्ष पिताजी बुला रहे हैं सहायक क्रिया है। तो यहाँ पे डेफिनेशन बनता है, परिभाषा बनती है।
दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। समझ में आया आपको? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है यहाँ पे। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। अभी सहायक क्रिया, निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़ो। रमेश पत्र लिखना चाहता है। रमेश को पत्र लिखना चाहिए। रमेश पत्र लिखता रहता है। रमेश पत्र लिख चुका है। यहाँ पे 4 वाक्य दी गई है और यहाँ उस वाक्य में लिखना क्या है? मूल क्रिया है। और चाहता है, चाहिए, रहता है और चुका क्रमशः इन वाक्यों में लिखना क्रिया के साथ आकर उसको विशेष अर्थ देते हैं, जिनको सहायक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए, रमेश पत्र लिखना चाहता है। यहाँ पे लिखना मूल क्रिया है। फिर से वापस आपको ध्यान देना है। लिखना क्या है? मूल क्रिया है। और यहाँ पे लिखना क्रिया के साथ आकर उसको विशेष अर्थ देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। रमेश पत्र लिखना चाहता है, तो यहाँ पे चाहता है। रमेश को पत्र लिखना चाहिए, तो चाहिए। और रमेश पत्र लिखता रहता है, रहता है। रमेश पत्र लिख चुका है, चुका है। तो क्रमशः इन वाक्यों में लिखना क्रिया के साथ आकर उसको विशेष अर्थ देता है, जिनको हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया मूल क्रिया को विशेष अर्थ देती है। हर सहायक क्रिया अलग अर्थ देती है। जो मूल क्रिया होती है, ऊपर के वाक्य में मूल क्रिया क्या है? लिखना है। तो इस वाक्य मूल क्रिया को सहायक क्रिया क्या देती है? मूल अर्थ, विशेष अर्थ देती है। आगे 2 एग्जाम्पल दिए हैं और भी। मोहन सुबह जल्दी उठना चाहता है, तो ये इच्छा है। तो उसकी क्या होती है? इच्छा है कि वो जल्दी उठना चाहता है। मोहन को सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये सभी के लिए क्या होता है? अनिवार्यता होती है। सभी को जल्दी उठना ही चाहिए। तो यहाँ पे हर क्रिया को अलग अर्थ देती है। सहायक क्रिया क्या करती है? हर क्रिया को अलग अर्थ देती है। आगे देखते हैं। फिर से यहाँ पे हमें डेफिनेशन के तौर पर आपको सहायक क्रिया का अर्थ पता चलेगा। सहायक क्रिया, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है, तब वह सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे सब अंदर आ, तो यहाँ पे उसकी जो मतलब मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य कौन सी सहायक क्रिया कहती है? जाओ। तो जाओ क्या है? सहायक क्रिया है। तभी इस वाक्य को अर्थ प्राप्त हुआ है। सब अंदर आ जाओ। नहीं तो सब अंदर आ, तो यहाँ पे वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो सब अंदर आ जाओ। दुकानदार सामान दिखाने लगा। दुकानदार सामान दिखाने, तो यहाँ पे इस वाक्य को अर्थ ही नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए सहायक क्रिया यहाँ पे क्या है? लगा। तो वाक्य क्या बना? दुकानदार सामान दिखाने लगा। दिखाने मुख्य क्रिया है और लगा सहायक क्रिया है। समझ में आया यहाँ पे मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया? उसके बाद हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य न करके
अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यहाँ पे जो करता है मतलब खुशी है, यहाँ पे खुशी गाय को घास खिलाती है। स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने को प्रेरित करता है, तभी वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। खुशी गाय को घास खिलाती है, अनिकेत पक्षियों को दाना डालता है। इन दोनों वाक्यों में खिलाती और डालता प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है। आगे का जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए किस तरह प्रेरित करता है। आइए आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। उदाहरण यहाँ पे है, रोहन जूस पीता है। मतलब यहाँ पे रोहन क्या कर रहा है, स्वयं जूस पी रहा है। माँ रोहन को जूस पिलाती है। तो यहाँ पे माँ रोहन को जूस पिलाती है। तो दोनों स्थितियों में रोहन जूस पी रहा है, परंतु प्रथम वाक्य में वह स्वयं जूस पी रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर जूस पी रहा है। यहाँ पे समझ में आया? इस प्रकार यहाँ दो प्रकार के कर्ता है। प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता, मतलब रोहन जूस पीता है मतलब स्वयं पीता है, और प्रेरणा प्राप्त करने का कार्य करने वाला प्रेरित करता, मतलब माँ रोहन को क्या कर रही है, जूस पिला रही है। आगे हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ पे अध्यापक स्वयं कर्ता बच्चों को पाठ पढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है। माँ बच्चे को नहलाती है। यहाँ पे कर्ता जो है मतलब माँ जो है स्वयं बच्चों को नहाने के लिए प्रेरित कर रहा है, मतलब कर्ता स्वयं बच्चे को नहाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और ऊपर के वाक्य में अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। अध्यापक मतलब करता है, कर्ता स्वयं बच्चों को पाठ पढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है। दूसरा प्रकार है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक समीर से बच्चों को पढ़वाते हैं। तो यहाँ पे अध्यापक स्वयं कार्य न करके समीर को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फिर से वाक्य पढ़ लीजिए। अध्यापक समीर से बच्चों को पढ़वाते हैं। मतलब यहाँ पे अध्यापक जो है, शिक्षक जो है, स्वयं कार्य न करके किससे कार्य करवा रहे हैं, तो समीर को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, प्रेरणा दर्जी से हेमा के कपड़े सिलवा रही है। यहाँ पे प्रेरणा स्वयं कार्य नहीं कर रही है, तो दर्जी से हेमा के कपड़े सिलवा रही है। तो इस तरह यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आपने जान लिया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, मतलब कर्ता स्वयं कार्य करता है, तभी वह क्रिया प्रेरणार्थक होती है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में
जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यहाँ पे समझ में आया आपको? प्रेरणार्थक क्रिया के अन्य उदाहरण, हमें सिर्फ यहाँ पे इतना ही ध्यान देना है। आपको एग्जाम में सिर्फ क्रिया दी जाती है, आपको उस क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखना है। तो लिखना का लिखाना, लिखवाना, पीना का पिलाना, पिलवाना, सीखना का सिखाना, सिखवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। आपको ये ज्यादा ध्यान में रखना है। हम डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं लिखते हैं, सिर्फ आपके जानकारी लिए आपको परिभाषा दी गई है। सिर्फ यहाँ पे आपको एग्जाम में प्रेरणात्मक क्रिया के अन्य उदाहरण दिए जाते हैं, मतलब क्रिया दी जाती है, तो क्रिया के आधार पर आपको प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया लिखनी होती है। यहाँ पे स्वाध्याय दिया गया है। कोष्टक में दिए समानार्थी शब्द की जोड़ियां बनाकर लिखिए। ब्रैकेट में आपको समानार्थी शब्द दिए हैं, आपको 2 कॉलम करने हैं और उसके आगे आपको समानार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाकर लिखनी है। आपको ये कार्य खुद को ही करना है। विलोम विरुद्धार्थी शब्द, नीचे दिए विलोम शब्दों की जोड़ियां बनाकर लिखिए। यहाँ पे भी ब्रैकेट में आपको विलोम शब्द दिए हैं, आपको उसकी जोड़ियां बनाकर खुद कार्य करना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर लिखिए। ब्रैकेट में दिए सदाचारी, अमर, प्रवासी, निराकार, ऋणी, जलचर, निर्बल, अनाथ। और वाक्य यहाँ पे दिए हैं, जिस पर ऋण चढ़ा हो, विदेश में प्रवास करने वाला, जिसका कोई न हो, जो कभी न मरे, जिसका कोई आकार न हो, जिसमें बल की कमी हो, जो प्राणी जल में रहे, अच्छे आचरण वाला। आपके इसके लिए एक शब्द लिखना है। यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दी गई है और आपको ये जो टेबल है लिखकर ही दिया है, आपको नोटबुक में लिखकर लेना है। मैं वाचन करती हूँ। भागना, भगाना, भगवाना, चलना, चलाना, चलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, उठना, उठाना, उठवाना, भूलना, भुलाना, भुलवाना, भेजना, भिजाना, भिजवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, चौंकना, चौंकाना, चौंकवाना। सभी को नोटबुक में लिखकर लेना है और जो जो मैंने आपको बताया है, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, आपको बार बार पढ़ना है, तभी आपको याद रहेगा। सभी कार्य जो दिया है
नोटबुक में पूर्ण करके रखना है। धन्यवाद।